सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1857, कटक, उड़ीसा, अब ओडिशा, भारत। मृत्यु 18 अगस्त 1945, ताइपेई, ताइवान। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेश से एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व भी किया। वे मोहनदास के गांधी के समकालीन थे, कभी उनके सहयोगी तो कभी उनके विरोधी। बोस को विशेष रूप से स्वतंत्रता के लिए, उनके उग्रवादी दृष्टिकोण और समाजवादी नीतियों के लिए, उनके प्रयास के लिए जाना जाता था। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक गतिविधि। एक धनी और प्रमुख बंगाली वकील के बेटे, बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता, कोलकाता में अध्ययन किया, जहां से उन्हें 1916 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया था, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज 1919 में स्नातक। उसके बाद उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए उनके माता-पिता ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल-पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और जल्दी से भारत वापस आ गए। अपने करियर के दौरान, विशेष रूप से इसके शुरुआती चरणों में, उन्हें अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस 1950 द्वारा आर्थिक और भावनात्मक रूप से समर्थन दिया गया, जो कलकत्ता के एक धनी वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे कांग्रेस पार्टी के रूप में भी जाना जाता है, के राजनीतिज्ञ थे। बोस मोहनदास के गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया था। गांधी ने बोस को बंगाल के एक राजनीतिज्ञ चित्त रंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दी। वहां बोस एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस स्वयंसेवकों के कमांडेंट बन गए। उनकी गतिविधियों के कारण दिसंबर 1921 में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें दास महापौर थे। बोस को जल्द ही बर्मा, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि उन पर गुप्त क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े होने का संदेह था। 1927 में रिहा होने के बाद वे दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस के मामलों में अव्यवस्था को देखने के लिए वापस लौटे और बोस को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके तुरंत बाद वे और जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 महासचिव बन गए। साथ में वे पार्टी के अधिक उग्रवादी, वामपंथी गुट का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अधिक समझौतावादी, दक्षिणपंथी गांधीवादी गुट के विरुद्ध था। गांधी जी से मतभेद। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गांधी के लिए मुखर समर्थन बढ़ गया, और इसके मद्देनजर गांधी ने पार्टी में एक और अधिक प्रभावशाली भूमिका फिर से शुरू की। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तब बोस पहले से ही एक भूमिगत क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ अपने संबंधों के कारण हिरासत में थे। फिर भी जेल में रहते हुए उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। हिंसक कृत्यों में उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए कई बार रिहा और फिर से गिरफ्तार किए जाने के बाद बोस को अंततः यूरोप जाने की अनुमति दी गई, जब उन्हें तपेदिक हो गया और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। जबरन निर्वासन में और अभी भी बीमार होने के बावजूद उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 लिखा और यूरोपीय नेताओं के सामने भारत के पक्ष में वकालत की। वे 1936 में यूरोप से लौटे, उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया और 1 साल बाद रिहा कर दिया गया। इस बीच बोस गांधी की अधिक रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्वतंत्रता के प्रति उनके कम टकराव वाले दृष्टिकोण के भी आलोचक बन गए। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसने व्यापक औद्योगिकीकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचार के साथ सामंजस्य नहीं रखता था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा और देश के अपने संसाधनों के उपयोग से लाभ उठाने के विचार से चिपका हुआ था। बोस का औचित्य 1929 में सिद्ध हुआ, जब उन्होंने पुनः चुनाव के लिए एक गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी को हराया। फिर भी गांधी के समर्थन की कमी के कारण विद्रोही अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य महसूस किया। उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों को एकजुट करने की उम्मीद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की,
लेकिन जुलाई 1940 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में जेल में रहने से इनकार करने के कारण उन्होंने आमरण अनशन करने का संकल्प लिया, जिससे डरकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 26 जनवरी 1941 को हालांकि उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, फिर भी वे भेष बदलकर कलकत्ता स्थित अपने आवास से भाग निकले और काबुल तथा मास्को होते हुए अंततः अप्रैल में जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में बोस भारत के लिए एक नए बनाए गए विशेष ब्यूरो के संरक्षण में आए, जिसका मार्गदर्शन एडम वॉन ट्रॉट जू सोल्ज ने किया। उन्होंने और बर्लिन में एकत्र हुए अन्य भारतीयों ने जनवरी 1942 से जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो से नियमित प्रसारण शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में भाषण दिए गए। दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी आक्रमण के एक साल से कुछ ज्यादा समय बाद बोस जर्मनी से चले गए, जर्मन और जापानी पनडुब्बियों और हवाई जहाज से यात्रा करते हुए, और मई 1943 में टोक्यो पहुंचे। 4 जुलाई को उन्होंने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जापानी सहायता और प्रभाव के साथ जापानी कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 40,000 सैनिकों की एक प्रशिक्षित सेना का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने एक अनंतिम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की और उनकी तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज जापानी सैनिकों के साथ रंगून, यांगून और वहां से जमीन के रास्ते भारत में आगे बढ़ी। 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर पहुंची और कोहिमा और इम्फाल के मैदानों में आगे बढ़ी। एक जबरदस्त लड़ाई में जापानी हवाई समर्थन की कमी के कारण मिश्रित भारतीय और जापानी सेनाएं हार गईं और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गईं। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय सेना कुछ समय के लिए एक मुक्ति सेना के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रही, जिसका मुख्यालय बर्मा और फिर इंडोचीन में था। हालांकि जापान की हार के साथ ही बोस का भाग्य खत्म हो गया। अगस्त 1942 में जापान द्वारा आत्मसमर्पण की घोषणा के कुछ दिनों बाद दक्षिण पूर्व एशिया से भागते हुए बोस की ताइवान के एक जापानी अस्पताल में विमान दुर्घटना में जलने के कारण कथित तौर पर मृत्यु हो गई। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।